मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 19वें चैप्टर महाकवि कालिदास का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है नरपत बारहट हड़वेचा जी ने। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं मिलती। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विविधता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कालिदास को हम संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कभी कुछ भी नहीं लिखा है। हर्षचरित में शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख तो किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास जो है वो बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने भी अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है, लेकिन वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह से कुछ भी पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन जो है वह मानकर कितनी ही कथाओं में उन्हें नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियां और लोक कथा में उनकी विविधता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन भी मिलता है। कालिदास का जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी की विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्यिक तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते हैं।
महाकवि के जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है। कुछ विद्वान उनका जन्म 365 ईस्वी सन में और निधन जो है वो 445 ईस्वी सन में मानते हैं। उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि उज्जैन बताया जाता है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला का भी खूब विकास हुआ था। विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए थे। उनके प्रोत्साहन से संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई थी। अब ऐसा माना जाता है कि युवावस्था तक कालिदास जो थे वह निरक्षर थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उस ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। माना जाता है कि कालिदास के विषय में वह युवा अवस्था तक निरक्षर थे। अब जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को वह काटते थे। अब निरक्षर होने के बाद भी वह जो है वह महान विद्वान कैसे बन गए, इसकी कहानी भी बहुत ही जो है वह रोचक है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड यानी कि अभिमान था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। विद्योत्तमा जो है वह शारदानंद नाम के राजा की एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती भी थी और रूप, गुण और उनके ज्ञान की जो प्रशंसा है वो दूर दूर के देशों तक जो है वह फैली हुई थी। विद्योत्तमा को भी अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा ही अभिमान था। उन्होंने अपने विवाह के बारे में एक घोषणा कर रखी थी कि जो भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उनके साथ विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान जो है था पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। जैसे ही इस घोषणा के बारे में सभी लोगों को पता चलता है तो सभी लोग जो है वह उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए, विद्वान और पंडित जो है विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगते थे। लेकिन जब विद्वान या पंडित आते थे तब उन्हें बहुत ही ग्लानि जो है उनका अनुभव होता था, इसलिए अपमानित होते थे और ग्लानि का अनुभव होता था। तो उन्होंने उनसे बदला लेने का उपाय सोचने लगे कि यह जो है वह हम सबको अपमानित करती है तो हम इनसे बदला, इन्हें मूर्ख कैसे इनको भी कैसे जो है वह हम बेइज्जत करें, उनका भी अपमान हो, उनकी जो अभिमान था उन्हें तोड़े। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। इसीलिए सभी विद्वान पंडितों ने मिलकर यह नक्की किया कि यदि विद्योत्तमा का विवाह जो है वह किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ करवा देंगे तो उसका घमंड जो है वह टूट जाएगा और वह लोग जो है वह अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। अब ये सभी ऐसे ही मूर्ख को जो है शोध करने लगे थे और संयोग की बात है कि एक दिन उन्हें ऐसा मूर्ख युवान जो है वह मिल जाता है। पेड़ की जिस डाल पर बैठा था वह उसे ही काट रहा था। वो मूर्ख युवान ऐसे था जो जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। अब सभी पंडितों और विद्वानों को लगा कि यही जो व्यक्ति है वह सबसे बड़ा मूर्ख है, इसलिए उन्हें पेड़ से नीचे उतारा और
बड़े ही प्यार से उसे समझाकर बुझाकर उन्हें कहा कि तुम्हारी शादी जो है वो एक सुंदर राजकुमारी के साथ करवा देंगे और कुछ लालच देकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। अब पंडित जो है वह अच्छी तरह से उनके मन में यह बात तो जो है वह बिठा देते हैं कि वह जो है वहाँ जाकर कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा रहने का नाटक करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो सुंदर राजकुमारी के साथ उनका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्युतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। वह जो है मूर्ख युवक था वो बहुत ही खुश होता है और उसने पंडितों की बात भी मान लेता है और उन्होंने द्वारा दिए गए नए नए कपड़े जो है वह पहन लेते हैं और अच्छी तरह से सज धज के तैयार हो जाता है और पंडित जो है उन्हें विद्युतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा यह अभ्यास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का अभ्यास जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।